हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो वैसे तो आपको पता ही है। अब आज काफ़ी दिन के बाद आपकी क्लास आई है। आपको क्लासेस तो रेगुलर मिल रही है, लेकिन मैं काफ़ी दिन के बाद आज जो क्लास है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। तो आपने देखा होगा हमारे चैनल पर हिंदी है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में राजस्थान कल्चर है, वो चल रही है। फिर बात करें साइंस की, तो साइंस में आपके बायोलॉजी मैंने कंप्लीट करवा दी है। फिजिक्स हमारी चल रही है। फिजिक्स का एक टॉपिक रह रहा है, छोटे छोटे एक दो टॉपिक हैं वो रह रहे हैं। केमिस्ट्री हमने कंप्लीट डाल दी है। और 11th की जो बायोलॉजी है उसके हमने 18 चैप्टर है वो डाल दिए। अभी डिमांड आई थी कि सर 10th की साइंस करवाइए। एक डिमांड आई थी 10th की साइंस करवाइए, तो मुझे लगा कि चलो करवानी चाहिए। तो आपको करना क्या है, 10th की साइंस में थ्योरी नहीं करवाऊंगा, डायरेक्ट आपको एमसीक्यू करवाऊंगा। डायरेक्ट आपको एमसीक्यू करवाऊंगा। और प्रयास रहेगा कि आपको एग्जाम से पहले पहले मैं करवा दूं, लेकिन प्रॉमिस नहीं कर रहा कि आपको मैं पूरा करवा दूं। मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि मैं एग्जाम से पहले पहले आपको करवा दूंगा। जैसे भी मुझे मौका मिलेगा, चाहे एक दिन क्लास हो चाहे 2 दिन हो, जैसे भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपको क्वेश्चन है वो डालता रहूंगा। तो इस क्लास को देखने से पहले जो बच्चे 10th के हैं, जो बच्चे 10th में हैं वो इसको देख सकते हैं। जो बच्चे 11th में वो भी देख सकते हैं। जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन है वो कहीं से भी उठ सकता है। खासकर कंपटीशन एग्जाम में तो क्वेश्चन यहीं से ही आता है। क्योंकि बच्चों को साइंस टफ क्यों लगती है? क्योंकि वो 10th 11th 12th में ढंग से पढ़ते नहीं है। बाद में आकर बोलते हैं कि सर साइंस तो बहुत टफ है। कुछ टफ नहीं है। तो अब मैं इसमें अभी जब ये स्लाइड बना रहा था तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की थी स्लाइड से, कि इसमें कुछ टॉपिक है वो हटा दिए गए हैं। जैसे कि मैं जब 10th क्लास में था तो हमारे एक टॉपिक लगता था पीरियोडिक टेबल, जो अब 10th क्लास की बुक है उसमें नहीं है। लेकिन हटाने के बाद में अब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आपको अब समझने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल करनी पड़ेगी। लेकिन पीरियोडिक टेबल आपके सिलेबस में है नहीं, तो करवाने का मतलब नहीं है। अगर आप करना भी चाहते हो एक्स्ट्रा में, तो मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है, आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप पीरियोडिक टेबल है वो कर सकते हो। लेकिन अभी आपको, अगर आप 10th क्लास के तो देख लो, अगर आपकी फैमिली में कोई 10th का है तो उसको वीडियो शेयर कर देना कि आपको 10th के फ्री में एमसीक्यू मिल रहे हैं। तो वो सारा चीज मैं इस पर डाल रहा हूँ। तो अपने एक एक करके क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। तो इस क्लास को देखने से पहले आप पहला चैप्टर है वो 10th क्लास का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा आपको, ताकि आपको चीजें हैं वो समझ में आए। चलिए करते हैं शुरू। तो पहला चैप्टर का नाम ही देखिए। चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस होती, हम पढ़ रहे हैं थ्योरी, वास्तव में इसके प्रैक्टिकल होते हैं। वास्तव में इसके प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन उस प्रैक्टिकल को समझने के लिए हमें चीजों को लिखना पड़ता है, चीजों को बताना पड़ता है। जो मैं आपको जब केमिस्ट्री में मैंने आपको रासायनिक समीकरण टॉपिक करवाया था, वहां पर भी मैंने आपको ये बात बताई थी। उसके बाद में आता है आपका समीकरण। कि समीकरण का क्या मतलब है? तो किसी चीज को दर्शाने के लिए आपको समीकरण लिखनी पड़ती है। अब आप बोलोगे सर समीकरण कैसे? जैसे मैं आपको बता दूं कि जो जल है, जो आपका जल है वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। फिर मैं बोल दूं कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर जल के अणु बनाते हैं। वो सारी बातें हम यहाँ पर इतना बड़ा पूरा प्लेटफॉर्म बनाकर लिखे तो कॉपी तो भर जाएगी अपनी। समीकरण को क्या होता है? उसको छोटे रूप में लिखना, उस रासायनिक अभिक्रिया को छोटे या संक्षिप्त रूप में लिखना। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि रासायनिक समीकरण क्या है, हालांकि नहीं पूछेगा, लेकिन कई बार पूछ लेता है। तो आप बोल सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया को छोटा या संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए रासायनिक समीकरण का उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर का नाम का अर्थ की रासायनिक अभिक्रिया क्या है या रासायनिक समीकरण क्या है, उस पर हमने चर्चा कर ली है। अब अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। जो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा वो मैं आपको दोबारा नहीं करवाऊंगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन को दोबारा नहीं करवाऊंगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, फिर वो आगे अगर वो क्वेश्चन ऐड होता है तो मैं वहां पर उसकी चर्चा दोबारा नहीं करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अगर आपके पास 11th जो आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी है उसको अपने सामने रखो और वहां से आप क्वेश्चन देखो जरूर। इस वीडियो को देख रहे हो तो एनसीईआरटी आप अपने सामने रखो। पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायु में जलाने से पहले, किसमें? वायु में। अब वायु, वायु क्या होती है?
अब अपने वायु के बारे में बात है, आप सभी जानते हो कि सर हवा होती है, वायुमंडल में हवा होती है, उसे वायु कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो वायु मुझे ये बताओ यौगिक है या मिश्रण है? यौगिक है या मिश्रण है? तो वायु एक होता है मिश्रण। क्या होता है? एक मिश्रण होता है। अब मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। तो बात करते हैं, तो वायु है जो कौन सा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है? तो आपको ध्यान रखना है वायु होता है हमारा समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, ये भी आपको पता चल गया कि वायु क्या है, एक समांगी मिश्रण है। इतना कोई किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वायु में कौन कौन सी गैसेज होती हैं? तो सर वायु में एक तो होती है नाइट्रोजन, N2 से लिखते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला है, नाइट्रोजन बोला है, लेकिन लिखा मैंने किससे है, N2 से। ठीक है, तो ये कितने परसेंट होती है? तो ये होती है आपकी 78%। उसके बाद में आती है ऑक्सीजन, उसको मैंने O2 से लिखा है। अब देखो आप एक ना व्हाइट पेज ले लो या आप एक अपनी रफ कॉपी है उसका एक अलग से पेज निकालकर लिखो साथ के साथ कि ऑक्सीजन को किससे लिखा जाता है। आगे काम देगी ये चीजें। ऑक्सीजन को O2 से लिखा जाता है या O से लिखा जाता है। फिर यहां पर आ गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को किससे लिखा जाता है? तो नाइट्रोजन को सर N2 से लिखा जाता है। तो ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है? 21%। उसके बाद में CO2, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब CO2 को आप लिखो कार्बन डाइऑक्साइड। इससे आपको सूत्र, जब आगे आपके सूत्र आएंगे ना तो आपको सूत्र याद करने आसान होंगे। सूत्र आपको याद करने हैं वो आसान होंगे। और मैंने एक क्लास भी डाली थी कि आपको सूत्र मैंने याद करने नहीं सिखाई, मैंने आपको सूत्र बनाने सिखाए हैं कि सूत्र बनाए कैसे जाते हैं। तो वो चीज भी आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। तो ये कितनी होती है? ये पॉइंट होती है 0.003%। और इसके अलावा बची हुई है वो ईटीसी में आ जाती है, यानी कि अन्य जो गैसें हैं वो सारी की सारी इसमें ऐड हो जाती हैं। तो ये है वायु। अब वायु आपको समझ में आ गया। क्या बोला है? जलाने से पहले, जलाने से पहले। तो यहां पर जो ऑक्सीजन गैस है ना, जो आपकी ऑक्सीजन गैस है, वो कोई चीज अगर जल रही है तो जलने में सहायक होती है, जलने में सहायक। ये आपको याद रखना है। अगर कोई चीज जल रही है तो उसमें कौन सी गैस की मदद से, कौन सी गैस हेल्प करती है? तो ऑक्सीजन करती है। ये आपको याद रखना है। कौन सी गैस हेल्प करती है? ऑक्सीजन है वो हेल्प करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम चर्चा करते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है। अब आप जब छोटी क्लास में थे, 9th में या 8th में, तो आपने प्रैक्टिकल किया होगा कि आपको ना एक मोमबत्ती जलाई जाती है, फिर मोमबत्ती के ऊपर कांच का गिलास रखा जाता है तो मोमबत्ती बुझ जाती है। उससे क्या प्रूफ होता है कि जितनी देर गिलास में ऑक्सीजन थी उतनी देर तो वो मोमबत्ती जल रही थी। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुई वहां से मोमबत्ती ने, वो मोमबत्ती थी वो बुझ गई। तो आपको ये प्रूफ हो गया कि ऑक्सीजन गैस होती है वो जलने में सहायक होती है। तो यहां से अब आपको इतना पता चल गया कि वायु में जलाने से पहले, यानी कि कोई चीज वायु में जलेगी। अभी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, आंसर तक तो अभी अपने पहुंचे ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा मैं डिटेल से करवाऊंगा ताकि आपको दोबारा दिक्कत ना आए। ठीक है, वायु में जलाने से पहले आपको यह पता चलेगा कि कोई भी चीज है वो वायु में जलेगी। उसके बाद में आता है मैग्नीशियम रिबन। इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। मैग्नीशियम रिबन ये क्या होती है? मैग्नीशियम, अब कुछ बच्चे हैं वो रट्टाफिकेशन रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं और रखना भी चाहिए, रखना भी चाहिए। रट्टाफिकेशन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, समझने का झंझट ही खत्म, रट्टा मारो काम खत्म, है ना। लेकिन समझना जरूरी है। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन। अब ये मैग्नीशियम रिबन क्या होती है? मैग्नीशियम होती है प्यारे बच्चों एक धातु। क्या होती है? धातु होती है, मेटल होती है। क्या होती है? धातु। अब रिबन है तो मतलब सीधी सी बात है, एक पतली पट्टी है मैग्नीशियम की। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम को लिखा किससे जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कैपिटल एम स्मॉल जी, कैपिटल एम स्मॉल जी। ठीक है, तो इसे बोला जाता है एमजी। क्या बोला जाता है? एमजी या मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को अब आगे से आप किससे लिखोगे? मैग्नीशियम नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? एमजी लिखोगे। जैसे आप एग्जाम में पेपर सोल्व करते हो अपना, तो जब आप मैग्नीशियम लिखते हो तो वहां पर आप ये चीज ऐड कर सकते हो साथ में, मैग्नीशियम एमजी। मैग्नीशियम के साथ आप एमजी है वो शो कर सकते हो। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता लगता है
एग्जामिनर आपको इस चीज से ज्यादा नंबर देता है, वो आपके प्रति अट्रैक्ट होता है कि बच्चे को नॉलेज है, अच्छा लिख रहा है वो। मैग्नीशियम रिबन, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? यानी कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि मैग्नीशियम रिबन पहले वायु के संपर्क में होती है, ऑलरेडी पहले से वायु के संपर्क में होती है, तो इसके ऊपर धातु ऑक्साइड की परत बन जाती है। किसकी? धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड की परत बन जाती है, जिससे क्या होता है, इसका दहन है जो मैग्नीशियम रिबन का, वो दहन है वो आसानी से नहीं हो पाता। दहन होता है वो आसानी से, दहन का मतलब होता है किसी चीज का जलना, ठीक है, किसी चीज का जलना दहन होता है। और ये चीज आपको 8th क्लास के चैप्टर नंबर शायद 4 में आपको करवाई गई है, ठीक है। तो धातु ऑक्साइड बन जाता है, तो इसका क्या होता है, वायु में दहन नहीं हो पाता ढंग से, और इसी के साथ साथ इस वजह से इसको रेगमाल से साफ किया जाता है। अब आप बोलोगे सर रेगमाल क्या होता है, तो आप मार्केट में जहां से आपको फर्नीचर टाइप का कुछ सामान आप खरीदते हो तो वहां से आपको मिल जाता है आसानी से। एक शीट होती है और उस पर ऐसे कुछ खुरदरा सा टाइप लगा होता है, तो उससे साफ करते हो तो वो मतलब जो आपकी धातु होती है वो अच्छे से साफ हो जाती है, ठीक है। आप कभी जो कारपेंटर का काम करते हैं उनके पास आप मोस्टली देखते हो, और वो चीज होती है, जो कलर और कारपेंटर का काम करते हैं उनके पास ये चीज होती है। इस वजह से मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। अगर आप कॉपी में लिखोगे तो इसको कैसे लिखोगे, तो आप लिखो वायु में जलाने से पहले, ध्यान से सुनना, अब आप इसको सुन लेना। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन वायु के संपर्क में होती है, तो वह एक उसके ऊपर धातु ऑक्साइड की एक परत बन जाती है, जिससे उसका वायु में जलाने पर आसानी से दहन नहीं हो पाता है, और इस वजह से उसको रेगमाल से साफ किया जाता है ताकि वायु में जलाने पर उस मैग्नीशियम रिबन का है वो दहन आसानी से हो सके। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका अगला क्वेश्चन है वो आपको क्या कहता है, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को, रासायनिक संतुलित समीकरण लिखो। लो भी आपको संतुलित समीकरण भी लिखनी है। अब समीकरण संतुलित मतलब क्या होता है, पहले आपको समीकरण संतुलित समीकरण का मतलब समझा देता हूं। संतुलित समीकरण, अब आप बोलोगे सर संतुलित समीकरण क्या होती है, आप तो नए नए नाम लेके आ रहे हो, है ना। तो संतुलित समीकरण का मतलब होता है, कोई भी आप केमिकल रिएक्शंस लिखते हो, मैं आपको इजी सी समीकरण करवाता हूं, बिल्कुल इजी सी, सभी को आती है ये समीकरण। ये होता है H2, हम अभी पढ़ के आए हैं, यानी कि हाइड्रोजन, और ये होता है O2 यानी कि ऑक्सीजन। इन दोनों की जब आपस में केमिकल रिएक्शंस करवाई जाती है तो आपको प्राप्त होता है H2O। क्या प्राप्त होता है? H2O प्राप्त होता है। सर समीकरण तो ये सही है, तो मैं तो कभी गलत चीजें लिखता ही नहीं हूं, है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब यहां पर देखो, जो ये जो एरो का निशान है, ये जो तीर का निशान है, ये वही वाला तीर है, ठीक है। अर्जुन तीर चलाओ प्रभु कहां चलाओ, बस आप चलाओ उड़ तो लेना वाला गणा ही है ना। तो वो ये केमिस्ट्री वाला तीर है, ये अर्जुन वाला तीर नहीं है ये। तो ये जो एरो का निशान है, ये यानी कि केमिकल रिएक्शंस है वो इधर की तरफ जा रही है, यानी कि इधर से इधर की तरफ जा रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, ये तीर का निशान आपको बहुत कुछ बताता है, ऐसे ही नहीं है। अब कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, आजकल के नए नए बच्चे ऐसे दिल बनाते हैं, ठीक है, फिर उसमें से ऐसे तीर निकालते हैं इस तरह से। तो ये वो वाला तीर नहीं है अभी, ऐसे दिल में से तीर नहीं निकालना होता, और ये दिल वैसे हमारा होता ही नहीं है। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, ये दिल मेंढक का होता है, डेडर का होता है, आप जानते हो इसके बारे में। हमारा दिल कैसा होता है वो मैं आपको बहुत बार बढ़ा चुका हूं, है ना। चलिए अपने तीर पर वापस आते हैं। तो ये जो तीर का निशान है, ये आपको ये दर्शा रहा है कि अभिक्रिया एक तरफा है। अभिक्रिया क्या है? एक तरफा है, यानी कि इस अभिक्रिया यहां से अभिक्रिया यहां की तरफ जा रही है, वापस इधर नहीं आ सकती। ये तीर का निशान आपको ये चीज शो कर रहा है। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उनसे बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो कई बार पूछ लेता है कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो आप कह सकते हो कि वे अभिक्रियाएं जो सिर्फ एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, जो सिर्फ एक ही दिशा में संपन्न होती हैं उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। और उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो दोनों दिशा में संपन्न होती है। अब कई बार आपको उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोल दे तो आप उसको कैसे पहचानोगे, तो अगर आपको कुछ अभिक्रिया में इस तरह से दो तीर मिल जाए,
आधा तीर इधर है, आधा तीर इधर है, तो ऐसी रिएक्शंस जो होगी वो होती है आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यहाँ पर मैंने उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय भी आपको एक्स्ट्रा में बता दिया। अब जब आगे आएगा तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, नॉर्मल सी बात है ना। चलिए अपने वापस संतुलित समीकरण पर आते हैं। तीर के निशान का मतलब आपको पता लग गया। तो जो तीर के निशान से पहले वाली चीजें हैं इनको बोला जाता है अभिकारक। क्या बोला जाता है? अभिकारक बोला जाता है। ध्यान देना, भी मुझे बता देना, माइक बंद हो जाए कहीं मैं ऐसे बोलता रहूं आपको कुछ सुनाई ना देना, तो बता देना। अभिकारक बोला जाता है, क्रियाकारक बोला जाता है, इसे अभिकारक भी बोला जाता है, क्रियाकारक बोला जाता है, या रिएक्टेंट बोला जाता है। रिएक्टेंट भी इसे बोला जाता है। दो बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इधर वाली चीज को बोला जाता है उत्पाद। क्या बोला जाता है? उत्पाद बोला जाता है, या प्रोडक्ट बोला जाता है। इसे उत्पाद या प्रोडक्ट बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कैसे होती हैं। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है, रासायनिक अभिक्रियाओं में अणु भाग नहीं लेते। तो सर कौन भाग लेते हैं? परमाणु भाग लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं? परमाणु भाग लेते हैं। पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। पुराने बंध के टूटने से नए बंध बनते हैं, फिर रासायनिक अभिक्रिया है वो संपन्न होती है, ठीक है। तो इसीलिए केमिस्ट्री ही हमें सिखाती है कि जब कोई नया बंध बनता है तो पुराना बंध टूट जाता है, ठीक है। आपके सामने है ये चीज। आगे बढ़ते हैं, अब संतुलित समीकरण पे आते हैं। इसका मतलब क्या है? जब आप समीकरण को संतुलित करो ना, तो आप इधर वाली चीजों के साथ छेड़छाड़ मत करना। मतलब आपको ये जो अंक है ना, इनको है वो संतुलित करना है, मैनेज करना है, इनको मैनेज करना है। कैसे? यहां पर अब आपको क्या करना है, दोनों में जो आपके तत्व हैं, या जो आपके यौगिक हैं, या जो आपके परमाणु हैं, या जो आपके अणु हैं, इनको क्वांटिटी है वो सेम सेम करनी। देखो कैसे, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? यहां पर हाइड्रोजन 2 है, यानी कि H2 हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 2 परमाणु। अब तीर के निशान के इधर देखो, हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 2 परमाणु। सर ये तो संतुलित है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, O2 है ना, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। लेकिन यहां कितने हैं? 1 ही है। अब क्या करें, गड़बड़ तो अब हो गई। अब कुछ मेरे जैसे बहुत ही ज्यादा होशियार बच्चे वो क्या करेंगे, वो चुप करके यहां पर ये कर देंगे, लो जी हो गए समीकरण। बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं वो यहां पर 2 लगाएंगे और बोल देंगे कि समीकरण संतुलित हो गई, हमारा क्वेश्चन है वो सही है। एग्जामिनर की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि हमारे नंबर काट ले, फिर बोलेंगे मेरा मेरा तो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन एग्जामिनर आपका आंसर है वो गलत कर देगा, क्योंकि मैंने अभी आपको मैं फिर बता रहा हूं, अगर यहां पर H2 है तो यहां पर H3 नहीं कर सकते, H1 नहीं कर सकते। यहां पर O2 है तो O2 नहीं कर 3 नहीं कर सकते, 4 नहीं कर सकते। यहां पर 1 है तो ये 1 ही रहेगा। अब यहां पर आप 2 कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सर फिर अब क्या करें? अब तो गड़बड़ हो गई। तो आप ऐसे करो ना, इसके आगे 2 लगा दो। अब ये O2 हो गया, कैसे? ऑक्सीजन के अब 2 परमाणु हो गए, पहले एक था। अब ये जल का, ये जल है आपका, जल के अणु में ऑक्सीजन कितना है? 1। तो अब जल के 2 अणु, तो ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो गए? 2 हो गए। यहां पर भी तो ऑक्सीजन के परमाणु 2 है। हाँ सर ये तो आइडिया आपने ठीक बता दिया, लेकिन सर यहां पर एक प्रॉब्लम हो गई। अब हमारे पास ऑक्सीजन 4 हो गई, सॉरी हाइड्रोजन 4 हो गई। अब क्या करें? तो यहां पर 2 लगा दो, ये देखो ये भी 4 हो गई। अब दोनों को देखो, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 2 4, 2 और 2 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और यहां पर ऑक्सीजन। इसे बोला जाता है संतुलित समीकरण। आपको एग्जाम में संतुलित समीकरण से 101% क्वेश्चन मिलेगा, 100% नहीं, 101% प्रश्न मिलेगा। ध्यान रखना है, आपको करना क्या है, यहां पर जो नंबर लिखे हैं ना उनके साथ अड़बाद नहीं करनी, उनके साथ अड़बाद नहीं करनी। हाँ इनके साथ आप जो मर्जी कर सकते हो, यहां पर 2 लगा दो, 5 लगा दो, 8 लगा दो, 10 लगा दो, 12 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस दोनों इधर तीर के निशान के इधर वाली चीजें
और तीर के निशान के इधर वाले, ये दोनों बैलेंस होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि ये तो 15 हो गए, ये 5 ही रह गए, ये 20 हो गए, ये 5 ही रह गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, वो फिर असंतुलित समीकरण हो जाएगी। तो इस तरह से आपका समीकरण है वो संतुलित करनी है। अब अपने आते हैं क्वेश्चन पे। हम किस पर आते हैं? अब अपने आते हैं क्वेश्चन पे। घबराना मत भाई, आपको बहुत चीजें सीखने को मिल रही हैं। 10th क्लास वाले बच्चे सोच रहे होंगे इतनी बड़ी क्लास थोड़ी होती है, लेकिन ये 10th के लिए भी नहीं है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मोस्टली ये बनाई 10th के लिए है, लेकिन है सभी के लिए। यहां से क्वेश्चन गिरते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को आप मिलाओगे तो आपको हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होगा। पहले क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन दिया हुआ है, लिखा हुआ है हिंदी में। एनसीईआरटी बुक आप पास में लेके बैठे हो तो आपको समझ में आ रही होगी चीजें, है ना। एनसीईआरटी बुक आप अपने पास लेके बैठे हो, आपको जरूर ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूं कि आपको समझ में आ रही होगी। और नहीं लेके बैठे तो उसका मैं अब आपको क्या इलाज बताऊं। पहला है हाइड्रोजन, क्या लिखा हुआ है? इसने लिखा है कि दिख रहा होगा स्क्रीन में, है ना, कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। अब मुझे ये बताओ, यहां पर हिंदी में हाइड्रोजन लिखा हुआ है, लेकिन इसने क्या लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित समीकरण लिखो। समीकरण लिखनी है। अब आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन को किससे लिखा जाता है। सर हाइड्रोजन को तो H से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? H से लिखा जाता है। लेकिन ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कभी भी आप सीधा परमाणु को H से, यहां पर इसने हाइड्रोजन अभिक्रिया में अणु भाग नहीं लेते, लेकिन आते अणु ही हैं, डायरेक्ट परमाणु नहीं आते। तो अणु पहले परमाणु बनते हैं, परमाणु के बंध टूटते हैं, फिर नए बंध बनते हैं, फिर अणु बनता है। तो यहां पर हाइड्रोजन का अणु होगा, तो यानी कि आपको लेना होगा H2। क्या लेना होगा? H2 लेना होगा। उसके बाद में क्लोरीन है, तो क्लोरीन है। अब यहां पर मैं आपको साथ साथ एक बात और बता देता हूं। यहां पर लिखो कि हाइड्रोजन को H से लिखा जाता है, ये बात भी आप साथ के साथ नोट करते चलो। फिर आ गया क्लोरीन। क्लोरीन को लिखा जाता है Cl। किससे लिखा जाता है? कैपिटल C स्मॉल l, यानी कि Cl। अब यहां पर भी Cl मैं अकेला नहीं लिख सकता, क्योंकि Cl2 लिखूंगा। सर Cl2 क्यों लिखोगे? क्योंकि जब इनके जो आप अष्टक नियम पढ़ोगे आगे जाके, मैंने आपको बोला भी था कि आपका पीरियोडिक टेबल है वो चैप्टर आपका हटा दिया गया है। नहीं तो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते ना तो मजा आ जाता है। पूरी केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल, अगर किसी बच्चे को IUPSC और पीरियोडिक टेबल आती है तो केमिस्ट्री उसकी हलवा बन जाती है, इतनी इजी है। और जिसको पीरियोडिक टेबल और IUPSC नहीं आती तो उसको लगता है केमिस्ट्री सबसे बोरिंग है, और वास्तव में बोरिंग है नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। बस पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला दोनों इंटरेस्टिंग होने चाहिए। चलिए, इसने क्या बोला है कि संतुलित समीकरण लिखो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? अब कुछ बच्चे ऐसे करके आएंगे, बिल्कुल करके आएंगे, दोनों को जोड़ना ही तो है, जोड़ दिया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? तो मैं इसको थोड़ा समीकरण को खोल के समझाता हूं। हाइड्रोजन जुड़ता है इस प्रकार से, Cl होता है इस प्रकार से, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? हाइड्रोजन, अब यहां पर आपको हाइड्रोजन आता है जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो ना, तो आपको एक काम करना, अगर आप थोड़ा अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो एक काम करना, 30 तक आपको एलिमेंट याद होने चाहिए। कितने तक? 30 तक। मैं बोल रहा हूं, आराम से सुन लेना, बाद में वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। सीक्वेंस में बोलूंगा मैं, सीक्वेंस में, यानी कि 1 से 30 तक सीक्वेंस में बोलूंगा, आराम से बोलूंगा, सुनते जाना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये तो हो गए आपके 10। उसके बाद में चलो दोबारा बोलते हैं नंबर बोल के। 1 नंबर पर हाइड्रोजन, 2 नंबर पर हीलियम, 3 नंबर पर लिथियम, 4 नंबर पर बेरिलियम, बेरिलियम 4 नंबर पर बेरिलियम, 5 नंबर पर बोरॉन, 6 नंबर पर कार्बन, 7 नंबर पर नाइट्रोजन, 8 नंबर पर ऑक्सीजन, 9 नंबर पर फ्लोरीन, 10 नंबर पर नियोन, नंबर 11 सोडियम, 12 नंबर पर मैग्नीशियम, 13 नंबर पर एल्यूमिनियम, 14 नंबर पर सिलिकॉन, 15 नंबर पर फॉस्फोरस, 16 नंबर पर सल्फर, 17 नंबर पर क्लोरीन,
18 नंबर पर आर्गन, 19 नंबर पर पोटेशियम, 20 नंबर पर कैल्शियम, 21 नंबर पर स्कैंडियम, 22 नंबर पर टाइटेनियम, 23 नंबर पर स्किन टाइप, हाँ 23 नंबर पर वेनेडियम, 24 नंबर पर क्रोमियम, 25 नंबर पर मैग्नीज, 26 नंबर पर आयरन, 27 नंबर पर कोबाल्ट, 28 नंबर पर निकेल, 29 नंबर पर कॉपर और 30 नंबर पर जिंक। 21 से 30 तक याद करने की ट्रिक भी है। ट्रिक है स्किन टाई वाली, क्यों माने फिर कोई निकला कॉपर जिंक। प्रोडक्ट टेबल की पूरी ट्रिक होती है, अगर आप होती है आपके सिलेबस में तो आपको बहुत अच्छे से कराता, पर सिलेबस में नहीं है, मैंने यूट्यूब पर करवाई हुई है, आप देख सकते हो अगर आपको इच्छा हो तो। ठीक है, तो ध्यान दो, क्लोरीन कितने नंबर पर आता है? 17 नंबर पे, और ये आता है हाइड्रोजन 1 नंबर पे। लेकिन इसके पास क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो वही बात है, इलेक्ट्रॉन भी भरे जाते हैं इसमें, कक्षक होते हैं, एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, एफ कक्षक, इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इस भाई साहब को होती है एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत। कितने इलेक्ट्रॉन की? एक इलेक्ट्रॉन की। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन, इन चारों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये आपस में बंध बना लेते हैं, जिससे हो जाता है इलेक्ट्रॉनों का साझा, और ये परमाणु से मिल जाते हैं अणु, स्टेबिलिटी के लिए। याद रखना, केमिस्ट्री की एक खास बात है, अगर कोई चीज, कोई भी एलिमेंट क्रियाशील है मतलब वो स्थायी नहीं है, अगर कोई स्थायी है तो वो क्रियाशील नहीं है। यानी कि सीधी सी बात है, इंसान है, एलिमेंट है, कोई भी है, वो क्रिया किस लिए करता है? स्टेबिलिटी के लिए। आज मैं पढ़ा रहा हूं या मैं खुद पढ़ रहा हूं, किस लिए? सक्सेस होने के लिए, है ना। पढ़ा तो मैं सिर्फ मेरी खुशी से पढ़ा रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। दूसरी बात, अच्छे के साथ साथ मुझे आपको पढ़ाने के साथ साथ मुझे खुद को 4 चीजें और याद होती हैं, तो मेरा फायदा। दूसरा बात, मैं खुद इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि मुझे गवर्नमेंट सर्विस चाहिए। जिस दिन मैं गवर्नमेंट सर्विस लग गया उस दिन मैं थोड़ी पढ़ूंगा, है ना, उस दिन मैं थोड़ी पढ़ूंगा तो मुझे सर्विस मिल गई, बात खत्म। हाँ, पढ़ाऊंगा जरूर आपको, ऐसे नहीं बोला कि नहीं पढ़ाऊंगा, आपको जरूर पढ़ाऊंगा, आपको वो परेशान नहीं होना है, तो स्टेबिलिटी के लिए। अब होता क्या है, अब मैंने अभी बोला था कि तीर के निशान वाली चीजें अभिकारक होती हैं और इधर वाली उत्पाद होती हैं। तो इसके साथ साथ मैंने आपको क्या बात बोली थी कि परमाणु भाग लेते हैं, यानी कि आपके ये वाले बंध है वो ब्रेक होते हैं, इनका हो जाता है ब्रेकअप। लो भी, दोनों की लड़ाई, दोनों का ब्रेकअप। इसी के साथ साथ क्या होता है, अब ये बोलता है कि मैं भी अकेला, तुम भी अकेला, इधर बोलता है मैं भी अकेला, तुम भी अकेला। अब ये दोनों आपस में टचअप नहीं कर सकते, ये दोनों भी नहीं कर सकते। फिर इनके पास ऑप्शन है, ये बोलता है कि मैं इसके पास चला जाता हूं, ये बोलता है फिर मैं भी इसके पास चला जाता हूं। तो ध्यान से देखो, ये चीज बन सकती है ना, बिल्कुल बन सकती है, आराम से बन सकती है। तो ये चीज बन गई यहां पे, ये केमिकल रिएक्शन तो हो गई, लेकिन इसको संतुलित करना है। अब रिएक्शंस तो हो गई, लेकिन इसको संतुलित करना है। अब कई बच्चे फिर क्या करेंगे, फिर यहां पर चुप करके फिर Cl2 लगा देंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। नहीं करना आपको यहां पर कोई भी छेड़खानी। यहां पर H कितने हैं? 2, यहां पर कितना है? 1। अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूं तो ये H2 हो जाएगा, हाँ ये तो हो जाएगा। Cl2 है तो ये ऑटोमेटिकली Cl2, ये 2 इसके साथ भी काउंट हो जाएगा, तो 2HCl। इसे बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड। ये होगी आपकी केमिकल रिएक्शंस। तो आपको यहां से एक बात और पता चल गई कि HCl का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से आप नाम भी बना सकते हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं, बोर तो नहीं हो रहे? चलिए, इसके बाद में अगला है बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड, उसके बाद में यहां पर लिखा हुआ है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। फिर लिखा हुआ है बेरियम सल्फेट, लिखो कॉपी में साथ के साथ। फिर लिखा हुआ है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये 4 चीजें आपके सामने लिखी हुई है।
दिक्कत अब क्रिएट हो गई आपके सामने। इसने आपको ये तो बता दिया कि बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट का जब आप केमिकल रिएक्शंस करवाओगे आपस में तो आपको बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड प्राप्त होगा, ये तो इसने बता दिया। अब आपको बेरियम क्लोराइड का सूत्र पता होना चाहिए, फिर एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र पता होना चाहिए, फिर बेरियम सल्फेट का सूत्र पता होना चाहिए, और फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र पता होना चाहिए। दिक्कत हो गई। चलो मैं बताता हूं, आपकी दिक्कत को हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं इसको करने का प्रयास। बेरियम क्लोराइड इसका होता है BaCl2। BaCl2। यहां से आपको एक चीज और समझ में आ रही होगी, बेरियम को आप किससे लिखोगे फिर? Ba से लिखो। बेरियम को किससे लिखोगे, यानी कि बेरियम का सिंबल या बेरियम का प्रतीक क्या होगा? Ba। ये भी आपको नोट डाउन करना है, बेरियम। ऐसे करते जाओगे ना तो आपको सारे एलिमेंट्स, सारे सूत्र, सारी चीजें, सारी समीकरणें आपको याद हो जाएंगी, टिप्स पे याद हो जाएंगी, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। फिर एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 की थ्राइस। अब यहां पर आपको एक चीज भी समझ में आ रही है कि एल्यूमिनियम को हम Al से लिखते हैं। एल्यूमिनियम को किससे लिखते हैं? एल्यूमिनियम को हम लिखते हैं Al से। सल्फेट क्या लिखा है? सल्फर नहीं है, ये सल्फेट है, तो सल्फेट को लिखते हो आप SO4-2 से। ये सल्फेट का आयन होता है, लेकिन आप इतना याद रखो कि सल्फेट को SO4 से लिखा जाता है। ठीक है, अब आप सूत्र बना ही लोगे। अब इसने क्या बोला कि बेरियम क्लोराइड की, किसकी? बेरियम क्लोराइड, यानी कि BaCl2 की अगर हम रिएक्शंस करवाएं Al2SO4 की थ्राइड के साथ, तो अपने को क्या प्राप्त होता है? तो अपने को प्राप्त होता है बेरियम सल्फेट, BaSO4 प्लस AlCl3, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। देखो सही बनाई है मैंने रिएक्शंस, गलत तो नहीं है? नहीं सर कोई गलत नहीं है, आप कभी गलत बना सकते हो, नहीं बना सकते। अब आप इसको संतुलित खुद करो, इसको संतुलित आप खुद करो। कैसे करोगे? कुछ पल्ले पड़ रहा है? बनाओ बनाओ। चलो यहां पर Ba कितना है? 1। यहां पर Ba कितना है? 1। यहां पर Cl2 कितना है? 2। यहां पर कितना है? 3। यहां पर Al2 कितना है? 2। यहां पर है 1। और यहां पर SO4 कितना है? 3। यहां पर SO4 1। अगर मैं इसके आगे 3 लगा दूं तो क्या होगा? तो हमारे पास हो जाएगा 3BaSO4 की थ्राइस, 3 3 और 3 SO4 की थ्राइस, और इधर SO4, इधर आपका लग जाएगा 2। हाँ यही है। बिल्कुल यही है। ठीक है, 3 Ba Cl2 कितना है? 3 और 2 6। 5 नहीं करना आपको, 3 दूनी 6 हो गया। यहां पर हो रहा है क्या? 3 दूनी हो रहा है 6। उसके बाद में Al2 कितना है? 2। यहां पर Al2 2 हो रहा है। SO4 कितना है? 3। यहां पर SO4 3। संतुलित समीकरण, बात खत्म। बहुत इजी सी समीकरण। तो अब आपको सूत्र लिखने हैं सारे के सारे। पहले बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है?
Al2SO4 की थ्राइस। मैंने क्या बोल रहा हूं, SO4 की थ्राइस, यानी कि SO4 को ब्रैकेट में बंद करके आप इसके नीचे 3 लगा दो। ट्वाइस का मतलब 2, थ्राइस का मतलब 3। ट्वाइस का मतलब 2, थ्राइस का मतलब 3। ट्वाइस का मतलब 2, थ्राइस का मतलब 3। चलिए इसके बाद में BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट। SO4 को क्या नाम दिया था हमने, सल्फेट दिया था, इसको बेरियम, तो बन गया सूत्र बेरियम सल्फेट। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बात खत्म। परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ज्यादा चर्चा अपने नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा चर्चा कर लेते हैं फिर हम चर्चा में आ जाते हैं, तो ज्यादा चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सोडियम। लो भाई, सोडियम को जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। अभी मैंने आपको एलिमेंट्स याद करवाए, तो सोडियम को लिखा जाता है Na। बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा है, क्योंकि N से मेरा नाम शुरू होता है। Na सोडियम। सोडियम की एक खास बात बताऊं क्या आपको, एक खास बात, एक खास बात। जब मैं ऐसा शब्द बोलता हूँ ना एक खास बात, तो एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल आता है, तो मैं उसको जब फ्री होता हूँ ना, तो मैं फेसबुक पर वो तारक मेहता ही देखता हूँ, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए। तो वहां पर वो जो दया होती है, वो बोलती है एक खास बात, वो इस तरह से भारी सी बात में बोलते, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, तो वो मुझे याद आ जाता है कि एक खास बात। तो वो खास बात क्या है, सोडियम एक धातु है। सर इसमें खास बात क्या है, चलो अब बताता हूँ खास बात क्या है। ये इतनी कोमल धातु है ना, इसे आप चाकू से काट सकते हो। इतनी कोमल, इतनी कोमल धातु होती है, क्या होती है, इतनी कोमल धातु होती है कि इसे आप चाकू से काट सकते हो, चाकू से काटा जा सकता है। बहुत ही सॉफ्ट धातु होती है। वैसे धातु का नाम सुनते ही आपके माइंड में जैसे सिल्वर आ जाता है, गोल्ड आ जाता है, आयरन आ जाता है, कॉपर आ जाता है, ऐसी धातुएं आपके दिमाग में आती हैं जो बहुत हार्ड होती है, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। इतनी सॉफ्ट है जैसे केक काटते हो ना, इस तरह से कट जाती है, ठीक है। लेकिन वही बात, जो जितना कोमल होता है वो उतना ही खतरनाक होता है ना। तो कैसे, अत्यधिक क्रियाशील होती है ये, क्या होती है, अत्यधिक क्रियाशील। क्रियाशील का मतलब इसे आप खुले में नहीं रख सकते, क्योंकि वायु के संपर्क में आते ही ये आग पकड़ लेती है। वायु के संपर्क में आते ही ये आग पकड़ लेती है। तो सर फिर इसे कहां रखा जाता है, इसे रखा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैरोसिन में। किसमें, कैरोसिन। तो सर ये कैरोसिन क्या होता है, ये कैरोसिन होता था, अब ऐसे होता है, लेकिन हमारे लिए ये होता था हमारी जो पॉकेट मनी का जुगाड़। कैसे, जब हम छोटे होते थे तो गांव में, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो गांव में मिट्टी का तेल मिलता था। जो राशन वाला डिपो होता है वहां पर मिट्टी का तेल मिलता था। तो हम जब 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ते थे, तो हम इस कैरोसिन को लेने चले जाते थे। कम पैसों में मिलता था, 2 रुपए 5 रुपए ऐसे कुछ करके, और हम इसे मार्केट में 20-25 रुपए बेच देते थे। फिर हमें 100-150 रुपए बन जाते थे। उस टाइम 150 रुपए हमारे लिए काफी दिन चल जाते थे, ठीक है। तो कैरोसिन इसे बोला जाता है मिट्टी का तेल। तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि सोडियम को कैरोसिन में क्यों रखा जाता है, तो आप कह सकते हो कि यह एक अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है, जो कि वायु के संपर्क में आने से आग पकड़ लेती है, इसे आप कैरोसिन में रखा जाता है। सर ये फालतू की बातें रहने दो, आप बताने, आप टॉपिक पे चलो। चलो फिर आपकी मान लेते हैं, किससे विक्रिया करवाई है, सोडियम लिख दिया, जल से। जल क्या सूत्र क्या होता है, अभी हमने बनाया था H2O। क्या होता है, H2O। भाई साहब अब खतरनाक चीज है, इससे आप H2 से विक्रिया करवाते हो ना, तो आपको प्राप्त होता है NaO। इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस है वो निकलती है।
हाइड्रोजन गैस निकलती है और इस टाइम एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है, बहुत ही जोरदार धमाका होता है। मैं सिर्फ पढ़ाने के व्यू से आपको बता रहा हूं। रिक्वेस्ट रहेगी कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो खुद घर पे इस चीज का प्रैक्टिकल न करें, आपको हानि हो सकती है, ठीक है। और अगर आप घर पर प्रैक्टिकल करते हो, आपकी हानि होती है, तो इसमें मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, ठीक है। चलो संतुलित करें, करके देखो। Na1, O कितना है, 1, ठीक है। H2 1, इधर H2, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। 2Na 2Na 2H 2H, इधर H2O, पूरा संतुलित। ये समीकरण हो गया आपकी संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण में मैंने आपको देखो यहां पर ही मैं उल्टा पुल्टी कर रहा हूं, इधर कोई शब्दों के साथ मैं नहीं कर रहा, क्योंकि इधर करते गड़बड़ हो जाएगी। मैंने पहले ही आपको बोला था कि इधर वाले शब्दों के साथ आपने अड़बाद नहीं करनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्न अभिक्रिया के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो। लो भाई, एक इसने इस बार है तो वही बात, लेकिन थोड़ा सा नई चीज ऐड कर दी है इसने, एक नई चीज ऐड कर दी है। अब वो नई चीज क्या है वो आपको और समझनी है। नई चीज क्या है, शायद मुझे लग रहा है क्लास काफी लेंथी हो रही है, लेकिन मैं आपको चीजें गहराई से बता रहा हूं, इसलिए क्लास लेंथी जा रही है, ठीक है। तो अगर आप 10th की साइंस को लेकर सच में सीरियस हो तो इस क्लास को पूरी देख लोगे, और अगर नहीं सीरियस हो तो बीच में छोड़ देना, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैंने पढ़ाना था, मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, और पढ़ाता रहूंगा, पूरी प्रयास रहेगा, प्रॉमिस नहीं कर रहा लेकिन प्रयास रहेगा आपको पूरा करवाऊं, ठीक है। चलिए, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है इतनी गर्मी में। आज मैंने एक इंस्टा पे रील देखी थी, और रिस्पेक्टेड सर हैं वो, साइंस के यहाँ, उन्होंने बोला था कि जब मैंने यूट्यूब पर पढ़ाना स्टार्ट किया था तो पीछे टूटी सी दीवार हुआ करती थी। अब ये बात सुनकर आप सभी उन टीचर्स को जान गए होंगे। एक व्हाइट बोर्ड हुआ करता था, मार्कर में इंक नहीं होती थी, उसके साथ साथ मार्कर में इंक नहीं होती थी, लाइट नहीं होती थी, पसीना चल रहा होता था। लोग बहुत क्या कर लेगा, हमें भी जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था हमें भी बहुत बोलते थे क्या कर लोगे वीडियो बनाकर, क्या होता है इनसे, कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ तो होता है। अगर इस क्लास को एक बच्चा देखकर सक्सेस होता है तो हमारा पढ़ाई हुआ इनफ है, ठीक है। तो अपने उस पर बात नहीं करेंगे, ज्यादा इमोशनल नहीं होते। वो कहते हैं ना कि कुछ बातें बताई नहीं जाती, जताई जाती है, ठीक है। तो निम्न अभिक्रिया के लिए उनकी अवस्था, यानी कि इस बार पहले तो हमने क्या किया था, सिर्फ समीकरण लिखी थी और उसको संतुलित किया था। इस बार हमने अवस्था भी ऐड कर दी कि वो कौन सी अवस्था में है, यानी कि ठोस में है, द्रव में है, गैस में है, विलयन में है। तो अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपको कोई भी आपको पदार्थ है, कोई भी परमाणु है, कोई भी अणु आपको ठोस दिख रहा है, यानी कि आपको बताया कि वो ठोस है, तो उसके नीचे आप छोटा सा s लिख दोगे। अगर बताया कि द्रव है तो आप स्मॉल l लिख दोगे। अगर बताया कि गैस है तो उसके नीचे g लिख दोगे। अगर आपको बताया कि विलयन है तो आप लिख दोगे A Q। ये 4 सिंबल नोट करो, आगे बहुत काम आएंगे। साइंस का यही खेल है कि आपको थोड़ा सा शब्दों के साथ खेलना होता है, किसी के दिल के साथ नहीं, शब्दों के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो कंपटीशन लेवल वाला बड़े बच्चों को पढ़ाने का फ्लो बना हुआ है, तो कई बार ये शब्द ऐसे फ्लो में हो जाते हैं, थोड़ा बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता, दिल विल कुछ नहीं होता, ठीक है। और दिल तो होता है, सॉरी, वो जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो नहीं होता, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। गैस, ठोस के लिए S, द्रव के लिए स्मॉल l, गैस के लिए G और विलयन के लिए एक्वा। अब कुछ नहीं करना, अब आपको सिर्फ लाइन पढ़नी है, समीकरण को संतुलित करना है, बात खत्म, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, जल में बेरियम क्लोराइड, अब बेरियम क्लोराइड अभी तो हम सर पढ़ के आए हैं, तो लिख दो BaCl2, तथा सोडियम सल्फेट क्या होता है, सोडियम सल्फेट, सोडियम को लिखा जाता है Na से, और सल्फेट को लिखा जाता है SO4। किसे लिखा जाता है, SO4 प्लस Na2SO4,
4 Na2SO4 Na2SO4 Na2SO4। ठीक है, अब इसको करवाते हैं आगे, इसको करवाते हैं, क्या करवाते हैं, तो आगे आप इसको कीजिए 1 मिनट। हाँ जी, बेरियम क्लोराइड लिख लिया और सोडियम सल्फेट लिख लिया, लेकिन यहां पर एक चीज देखो, का विलयन, के विलयन, यानी कि दोनों ही क्या है, विलयन है। तो आप इसके ब्रैकेट में अब विलयन थोड़ी लिखोगे, समीकरण लिख रहे हो, विलयन नहीं लिखोगे आप, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ए क्यू, इस तरह से छोटा छोटा ऐसे ब्रैकेट बंद करके क्या लिखोगे, ए क्यू। ये भी क्या है, ए क्यू है, इसको भी ब्रैकेट बंद कर दो, दोनों ब्रैकेट बंद कर दिया, ए क्यू लिख दिया। अभिक्रिया करके लो भाई, अब इनके इसने बोल दिया कि अभिक्रिया करवाओ, तो अभिक्रिया करवाने में आप क्या करोगे, एरो का निशान लगा दो, बात खत्म, एरो का निशान लगा दो बस। यानी कि जैसे ही आपने एरो का निशान लगाया तो आपने अभिक्रिया करवाना शुरू कर दिया। एरो के निशान का मतलब है कि यहां पर पुराने बंध टूट रहे हैं, नए बंध बन रहे हैं, रिएक्शंस हो रही है, इस एरो का निशान का मतलब ये होता है। अभिक्रिया करवा के हमें प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड। क्या प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है NaCl। नोट करो, सोडियम सल्फेट का सूत्र Na2SO4 लिखो, सोडियम सल्फेट, साथ के साथ सूत्र लिखते जाओ तो आपको सूत्र भी याद हो जाएंगे, Na2SO4। बेरियम क्लोराइड का पीछे बता ही दिया था। अब है यहां पर एक सूत्र और आ गया है, सोडियम क्लोराइड, इसका सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है NaCl। और एक बात बताऊं, इसे साधारण नमक बोला जाता है, साधारण नमक। तो कई बार सीधे डायरेक्ट पूछ लेता है कि साधारण नमक का सूत्र क्या है, तो आप बोल दोगे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एक ये भी क्या बोला है कि अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड का विलयन, यानी कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सोडियम क्लोराइड का विलयन प्राप्त होता है, यानी कि ये भी AQ में प्राप्त हो गया। वह अघुलनशील, वह अघुलनशील, यानी कि जल में घुलने वाला तो नहीं है। यहां पर देखो पहले क्या दिया है, जल में, यानी कि जल में इनका विलयन है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट का विलयन को जब आपस में विक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन प्राप्त हो गया, यानी कि सोडियम क्लोराइड AQ, सोडियम क्लोराइड AQ, साथ में अघुलनशील। अघुलनशील का मतलब होता है कि वो चीज जल में नहीं घुल रही, वो चीज जल में नहीं घुल रही। अघुलनशील का मतलब होता है कि वो चीज जल में नहीं घुल रही। अघुलनशील बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप का मतलब होता है नीचे जमा हुआ श्वेत पदार्थ नीचे जम जाता है, उसे अवक्षेप बोलते हैं। यानी कि ये फिर क्या होगा, ये होगा आपका सॉलिड, ये क्या होगा, ये आपका सॉलिड होगा। BA BA Cl, BaCl2 आना था ना, चलिए कोई बात नहीं, BaCl2, यहां पर Cl2 है, यहां पर Cl1 है, लो मैं इसके आगे 2 लगा देता हूं, ये क्या बन गया, Cl2 बन गया। ठीक है, Na2 बन गया, SO4 है, होगी संतुलित समीकरण। मैं इन नीचे वालों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा, यहां पर छेड़छाड़ कर रहा हूं। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभी मैंने आपको सूत्र बताया था, याद है किसी को, NaOH का विलयन, यानी कि ये विलयन है, यानी कि AQ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था HCl, ये भी क्या है, विलयन AQ है। अब देखो एक चीज यहां पर मैं आपको इसको और बताता हूं, इस समीकरण में थोड़ा साइड में लिखता हूं, इससे मैं आपको बहुत चीजें बताऊंगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोला जाता है कास्टिक सोडा। ठीक है, ये आपको पता ही है, HCl अम्ल होता है, ये आपको पता है, नाम से पता चल रहा है अम्ल है, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक। तो ये होता है प्रबल अम्ल,
क्या होता है? प्रबल अम्ल। ये होता है प्रबल क्षार। क्या होता है? प्रबल क्षार होता है। तो आपको याद है जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? लवण प्लस जल। लवण प्लस जल। और इस प्रकार की रिएक्शंस क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहां पर आपकी उदासीनीकरण भी कंप्लीट। इस एक समीकरण के साथ मैंने आपको उदासीनीकरण भी करवा दी है कि जब अम्ल और क्षार की आपस में रिएक्शंस करवाई जाती है तो लवण और जल बनता है। और इस प्रकार की अभिक्रिया यानी कि ये लवण, ये क्षार और ये अम्ल दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। जब मैं आपको अम्ल और क्षार वाला चैप्टर करवाऊंगा वहां पर मैं आपको, वैसे तो केमिस्ट्री में तो मैं करवा चुका हूं, लेकिन 10th में जब मैं आपको करवाऊंगा तो आपको और मजा आएगा। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, छोटी क्लासों में आप पढ़ते हुए आए हो कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और वो लाल को नीला कर देते हैं। ये सारी चीजें आपने छोटी छोटी बातों को पढ़ी हुई है। अभी तक आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे और कड़वे। एक बार इतनी बातें ध्यान में रखो, आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको और डिटेल से करवाऊंगा। ठीक है, चलिए। अब इसने बोला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन यानी कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन यानी कि सोडियम क्लोराइड अभी पीछे पढ़ के आए हैं, 1 मिनट पहले पीछे पढ़ के आए हैं। NaCl होता है, इसका भी विलयन होता है Aq प्लस जल यानी कि H2। संतुलित करो इसको, मुझे नहीं लगता संतुलित करने की जरूरत है आपको। Na O O H H H H Cl C, संतुलित। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये समीकरण आपकी उदासीनीकरण हो गई, अम्ल क्षार हो गया, ये भी मैंने आपको करवा दी है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और है, किसी पदार्थ जिसका नाम इसने रखा है X। लो भाई, गणित में तो X का मान सुना था, साइंस में भी X। वाह। अब पहले ना एक शायरी हुआ करती थी कि हम गणित के स्टूडेंट हैं, हम X का भी मान रखते हैं। अब आप कह सकते हो कि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम X का भी मान रखते हैं। ठीक है, तो ये X क्या है? किसी X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है, सफेदी करने के लिए। शहर वाले बच्चे तो नहीं जानते होंगे, गांव वाले बच्चे इस चीज को जानते हैं। आजकल तो सभी के घरों में पक्के मकान बने हैं। पहले पुराने टाइमों में, आज से ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा मैं, लगभग 10 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो जब घरों में, गांव में कच्चे मकान हुआ करते थे, तो जब कोई खुशी का माहौल होता था, जैसे घर में कोई शादी का फंक्शन है, कोई जागरण है, या होली है, या दीपावली है, तो क्या किया जाता था? कुछ दिन पहले ही घरों में जो महिलाएं हैं या जो पुरुष हैं, बच्चे हैं, सभी घर की सफाई करते थे। तो घर को, कच्चे घरों को पहले गोबर से लिपा जाता था, उसको अच्छे से पोता जाता था, फिर बाद में उसको कलर किया जाता था। किससे? सफेदी से, जिसे अपने नॉर्मल बोलते थे कली, कली करांक है ना। वो होता क्या है, तो उसका इसने बात की कि वो क्या होता है। ठीक है, कि वो सफेदी क्या होती है। तो पहला क्वेश्चन है कि उस X पदार्थ का नाम बताओ। उसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो है उस सफेद पदार्थ का नाम, कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो है इसका नाम। फिर उसने सूत्र ही पूछ लिया, तो हम कौन सा डरते हैं, बता दो सूत्र। कैल्शियम को लिखा जाता है Ca से और ऑक्साइड को O, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ इसका एक नाम और होता है जिसे बोला जाता है बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना, ये वो चूना नहीं है जो आप एक दूसरे को लगाते हो। ठीक है, तो नाम बता दिया आपने एक्स का, क्या नाम है एक्स का, कोई और एक्स का किसी का नाम मत बता देना। दूसरा सूत्र बता दिया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बोला जाता है बिना बुझा चूना। इसे आप मार्केट से लाते हो खरीद के, उसके बाद में इसका क्या प्रैक्टिकल करते हो। अगला क्वेश्चन यही है, एक्स पदार्थ को जल से अभिक्रिया करवाते हैं, यानी कि इसे आप बाजार से लेके आए, पैकेट में लाते हो, फिर एक मटका होता है, मटके में पानी डाला होता है,
पानी के साथ ही क्या रिएक्शंस करता है, वो रिएक्शंस ही हमें पढ़नी है। देखना क्या रिएक्शंस है। CaO, जब ये CaOH इसके साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, कैल्शियम CaOH की ट्वाइस ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। क्योंकि यहां पर भी विलयन लिख सकते हो वैसे तो आप, क्योंकि ये जल है, लिक्विड होता है, ये सॉलिड होता है, ये एक्वा होता है, एक विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, लिख सकते हो। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान रखना, इसे बोला जाता है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। इसे आप इसका घोल तैयार करते हो, फिर आप उसे दीवारों पर, घरों में इसका कलर करते हो। अब एक बात मैं आपको और बताता हूं इसी के साथ साथ, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शंस करके सफेदी का कारण बनता है। ठीक है, चलो इसको अपने आगे वाले प्रश्न में करेंगे, इतना ध्यान रखो भी, एक बार प्रश्न तक ही सीमित रहते हैं। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, इस जब आप ये चीज करते हो, आप खुद मत करना भाई, घरों में जो बड़े लोग होते हैं वो इस चीज को करते हैं सावधानी पूर्वक, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलती है, भाप निकलती है, बहुत ज्यादा भाप निकलती है। कई बार तो जो मटका या जो इसमें पात्र में घोला जाता है वो पात्र तक फट जाता है। इतना ये केमिकल, इसकी जो खतरनाक रिएक्शन है वो इतनी खतरनाक होती है। इससे ऊर्जा बाहर निकलती है, इससे ऊर्जा बाहर निकलती है। तो ऐसे कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही हो जिसमें ऊर्जा बाहर निकले, उस अभिक्रिया को बोला जाता है ऊष्माक्षेपी। क्या बोला जाता है, ऊष्माक्षेपी बोला जाता है। और जिस अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए आपको बाहर से ऊर्जा देनी पड़े, जिस अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए आपको बाहर से ऊर्जा देनी पड़े, तो उस अभिक्रिया को बोला जाता है ऊष्माशोषी। ऊष्मा का शोषण करेगी, फिर अभिक्रिया संपन्न होगी तो उसे बोला जाएगा ऊष्माशोषी। और जिस अभिक्रिया को संपन्न, जब अभिक्रिया होती है और एनर्जी बाहर निकलती है तो उसे बोला जाता है ऊष्माक्षेपी। ये थे लगभग अपने कितने क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन 5। आज की क्लास में हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन पर चर्चा की है, सिर्फ 5। इस 5 क्वेश्चन को आप पासबुक में मात्र 10 मिनट में पढ़ सकते थे, मात्र 10 मिनट में। लेकिन मैंने आपको इसमें कितनी देर लगाई है, लगभग एवरेज माने तो 1 घंटा लगभग मैंने इस क्लास के अंदर आपको लगाया है। अब आपको करना क्या है, मात्र 2 मिनट और वेट कीजिए। अब इस क्लास को आपने देख लिया, घर जाकर अपनी एनसीईआरटी को पढ़ना है। अगर आपके पास एनसीईआरटी की पासबुक है तो पासबुक में से आप थोड़ी सी हेल्प ले सकते हो। केमिकल रिएक्शंस जितनी भी आई है उसको खुद लिख कर देखो, जितने भी फार्मूलाज आए हैं उसको एक अलग पेज पे नोट करके रखो, आगे काम आएंगे। धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये केमिकल सूत्र आपके और बढ़ते जाएंगे, आगे आपको और आसानी से याद होते जाएंगे। अगली क्लास है वो 1 दिन बाद हो, 2 दिन बाद हो, वो मुझे खुद को नहीं पता, लेकिन क्लास आपकी होगी। हाँ, अगर आप इस क्लास को अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, अच्छा इस क्लास को शेयर करते हो, लाइक करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, मतलब इस क्लास को अगर आप सपोर्ट करते हो, अच्छा मुझे इस क्लास का रिस्पॉन्स मिलता है, वॉच टाइम इसका अच्छा मिलता है, तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। अगर इस क्लास का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो आप पर डिपेंड है कि आप क्लास को कंटिन्यू चाहते हो। मैं समझूंगा कि अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो आप क्लास कंटिन्यू चाहते हो, और अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मैं समझूंगा क्लास आप कंटिन्यू नहीं चाहते। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसी टॉपिक या एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।